बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। बेटे, हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट जो हैं स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं इन्वायरमेंटल एनालिसिस में। तो आज इसी से रिलेटेड हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आई एम योर टीचर मोहम्मद सलमान जवेदी। देखिए बेटे, ओवरऑल अगर हम बात करें जो वेरियस स्टेजेस हैं इन्वायरमेंटल एनालिसिस में, उनमें एक स्टेज हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी की थी, सैम्पलिंग। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास स्टोरेज है, सैंपल को स्टोर किस तरह करना है, सैंपल की ट्रीटमेंट है, देन कौन से एनालिटिकल मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, और देन उसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन एंड कैलिब्रेशन है, एनालिटिकल डेटा है आपके पास आएगा, कॉमन प्रॉब्लम्स जो एनालिसिस के ड्यूरिंग आएंगे, और व्हाट आर द एथिक्स। ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जो आपने कवर अप करनी है फॉर एनालिसिस। हमारे ऑब्जेक्टिव्स आज के टॉपिक के क्या हैं कि हमने एनवायरमेंटल एनालिसिस की स्टेजेस में से सैम्पलिंग की स्टेज पढ़ ली है, ऑलरेडी डिस्कस की है लास्ट लेक्चर में। अब हमने इसके सैंपल को स्टोर किस तरह करना है, सैंपल की ट्रीटमेंट किस तरह करनी है, और देन कौन से एनालिटिकल मेथड्स हैं जो हम यूज़ करेंगे एनालाइज करने के लिए सैंपल को, ये हमने स्टेजेस जो हैं वो कवर अप करनी है। देखिए, सैंपल जब आपने कलेक्ट किया है ना, तो दो पॉसिबिलिटीज़ आपके पास बेटे एग्जिस्ट करेंगी। या तो आप सैंपल को ट्रांसपोर्ट करेंगे लेबोरेटरी तक, ताकि वहाँ जाके आप एक कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस कर सकें, या बाज़ औक़ात आपके पास पोर्टेबल किट्स होती हैं जिनके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, साइट पे ही एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, मैं इन दोनों को थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं। जैसे आपने BOD वैल्यू, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वाटर की, तो उसके लिए आपको 5 डेज़ के लिए सैंपल को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है। इट मीन्स आप 5 डेज़ जहाँ से सैंपल कलेक्ट किया वहाँ स्टे नहीं कर सकते। फिर आप क्या करेंगे, सैंपल को ट्रांसपोर्ट करेंगे। यह हो सकता है आपके पास बाज़ केसेस में वहाँ पे इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, तो आप फिर क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं और बाद में लैब में आके जहाँ सारा इक्विपमेंट अवेलेबल है, इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, वहाँ उसके एनालिसिस कर लेते हैं। दूसरा चांस ये होता है कि आपके पास पोर्टेबल किट्स हो और वहीं पे एनालिसिस कर लें। बेटर तो यही है कि पोर्टेबल किट्स हो, क्योंकि इसमें रिकमेंडेशन यही होती है कि एनालिसिस एज सून एज पॉसिबल जो है वो परफॉर्म हो जाना चाहिए। जैसे ये PSO की मोबाइल लैब्स हैं, वो पेट्रोल के एनालिसिस ऑन द स्पॉट ही कर लेती हैं, मोबाइल लेबॉर्ट्रीज अवेलेबल होती हैं। ठीक है, या आप जैसे सैंपल दे के आते हैं लैब में, सपोज ब्लड सैंपल दे के आते हैं, तो वो सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो जैसे शौकत खाना में इस तरह की लेबॉर्ट्रीज हैं जिनके एनालिसिस लैब लाहौर में है, तो उन्हें ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, स्टोर करना पड़ता है। और जिनके पास एनालिसिस के लिए इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, वो फॉरन ही एनालाइज कर देते हैं, और आपको विद इन 2 आवर्स 4 आवर्स आपको जो है वो जो पैथोलॉजिस्ट होता है वो रिजल्ट दे देता है। तो इट मीन्स दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, डिपेंड करेगा फैसिलिटीज पे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सैंपल को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, फेट ऑफ सैंपल पे आप डिपेंड करते हैं। एनालिसिस एट द साइट यूजिंग पोर्टेबल टेस्ट किट्स और इनसाइड ऑन टू साइट लेबोरेटरीज। या तो साइट पे ही लेबोरेटरी है, वहाँ पे आपने एनालाइज कर लिया है, या आपके पास पोर्टेबल किट्स है तो वहाँ कर लिया है। या सेकेंडली होता है ट्रांसपोर्ट टू द लेबोरेटरी, कि आप इसको लेबोरेटरी ले जाएं और वहाँ इजी मोड में उसकी एनालिसिस कर लें। तो अगर आपने लेबोरेटरी लेके जाना है, देन आपको स्टोरेज प्रोसेस करना पड़ेगा। इट इज़ डिज़ायरेबल टू परफॉर्म द एनालिसिस एज सून एज पॉसिबल। मैंने हाईलाइट किया है कि एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा एनालाइट की कंसंट्रेशन वेरी कर सकती है, वेरियस पैरामीटर्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऑन मेनी ओकेजन दिस इज नॉट पॉसिबल एंड द सैंपल हैज़ टू बी स्टोर्ड। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर ही करना पड़ेगा अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है, ताकि आप इसको लैब में ले जाके एनालाइज कर सकें। वाई स्टोरेज ऑफ सैंपल इज इम्पॉर्टेंट? During transportation and storage, it is important to preserve the integrity of the sample, कि उसके ingredients जो हैं उनमें कोई चेंज ना आए, उनकी कंपोजिशन चेंज ना हो, उनकी नेचर चेंज ना हो, उनकी अमाउंट चेंज ना हो। Once the sample has been collected inside the sampling vessel, the following process may threaten the integrity of the sample। ये वो प्रोसेस हैं जो हमें हमारे लिए अलार्मिंग हैं, जो हमें जो है वो मोटिवेट करते हैं कि एनालिसिस सून
एज सुन एज पॉसिबल हम परफॉर्म करें। केमिकल रिएक्शंस, many reaction may be continue leading to the change in concentration of analyte। आज़ुकात उसके अंदर जो है वो कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा होता है। जो आपने सैंपल, कोई वाटर सैंपल कलेक्ट किया है, कोई आपने जो है वो एयर सैंपल कलेक्ट किया है, तो उसके अंदर रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, कंसंट्रेशन वेरी कर रही होती है। सेकेंडली क्या है, बायोलॉजिकल रिएक्शन हो जाते हैं। जैसे आपने BOD वाटर की मेजर करनी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो उसके अंदर जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं जो वो ऑक्सीजन को यूज करते जाएंगे, कंज्यूम करते जाएंगे और ऑक्सीजन की क्वांटिटी को क्या करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे। इट मींस जितना गैप एनालिसिस टाइम और सैंपल टेकिंग में आपने सैंपल लिया और एनालिसिस किए, इनके दरमियान में जितना गैप बढ़ेगा उतनी एनालाइट की कंसंट्रेशन कम होती जानी है, चेंज होती जानी है। इस वजह से हम चाह रहे होते हैं कि एनालिसिस सून हो जाए। इंटरेक्शन विद सैम्पलिंग बॉटल मटेरियल, सम टाइम जिस बॉटल में आपने सैंपल रखा होता है वो बॉटल ही इंटरफेयर कर देती है, वही इंटरेक्शंस क्रिएट कर देती है। मे बी एड्सॉर्ब ऑन टू द वॉल्स ऑफ सैम्पलिंग बॉटल, बाज़ औक़ात आपका लिक्विड सैंपल उस बॉटल की वॉल्स पे एड्सॉर्ब हो जाता है। सस्पेंडेड सॉलिड्स और डिजॉल्व सॉलिड में एड्सॉर्ब इन 500 ml सैंपल एंड अमाउंट ऑफ एनालाइट चेंज। आपने पानी का एक 500 ml सैंपल लिया था, आपने सस्पेंडेड या डिजॉल्व सॉलिड देखने थे, वो क्या हुए, वो सॉलिड वॉल पे डिपॉजिट हो गए। जब डिपॉजिट हो गए तो सैंपल में उनकी अमाउंट क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। इस वजह से एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है। और इंटरफेयरिंग सब्सटेंस में बी लीच्ड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द बॉटल, या बॉटल जो है उसकी वॉल से कोई ऐसे सब्सटेंसेस उसके अंदर डिसॉल्व हो गए हैं कि वो इंटरफेरेंस क्रिएट करने शुरू हो गए एनालिसिस में, मोस्टली विद लिक्विड सैंपल्स एंड सम टाइम विद सॉलिड टू। ये केस जो है वो लिक्विड्स के साथ तो कॉमनली होता है, सॉलिड्स के साथ भी हो सकता है। हाउ स्टोरेज ऑफ सैंपल इज डन, स्टोरेज प्रोसीजर, डिफरेंट प्रोसीजर डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ एनालाइट्स में बी अडॉप्टेड। डिफरेंट प्रोसीजर्स है हमारे पास। पहली एग्जांपल आपके पास देखेंगे, इन वाटर एनालिसिस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एनालाइट्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपलिंग बॉटल्स। कि अगर आपने ऑर्गेनिक्स उसमें पोल्यूटेंट्स चेक करने हैं तो उसके लिए डिफरेंट बॉटल चाहिए, अगर आपने इनऑर्गेनिक चेक करने हैं तो उसके लिए डिफरेंट चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई प्लास्टिक बॉटल यूज कर लेंगे तो वो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट उसके अंदर क्या कर देगी, रिलीज करने के चांसेस होते हैं। दैट इज ऑर्गेनिक एनालाइट मे नॉट एड्सॉर्ब ऑन द बॉटल्स। अगर आप ऑर्गेनिक बॉटल लेंगे तो वो ऑर्गेनिक जो उसमें पोल्यूटेंट है वो ऑर्गेनिक बॉटल पे एड्सॉर्ब हो सकता है। या फिर अगर आप इनऑर्गेनिक मटेरियल के लिए ऑर्गेनिक यूज करेंगे तो मतलब ये है कि डिपेंडिंग अपॉन आपने एनालिसिस किन पोल्यूटेंट के, किन इंग्रेडिएंट्स के करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बॉटल यूज करते हैं। अगर आपने ऑर्गेनिक के यूज एनालिसिस कर रहे हैं तो आप बॉटल ऑर्गेनिक वाली नहीं यूज करेंगे, क्योंकि देन उनके आपस में रिएक्शन का भी चांस है, देन ये भी चांस है कि ये ऑर्गेनिक के ऊपर एड्सॉर्ब भी हो जाए। कंटेमिनेशन ऑफ सैंपल ड्यूरिंग सैम्पलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज इज रियल पॉसिबिलिटी। यानी ये हो सकती है सैम्पलिंग बॉटल्स के थ्रू एंड ऑल मेजर्स मस्ट बी टेकन टू अवॉइड दिस। हमने पूरी कोशिश करनी है कि ऐसा ना हो। Many of the analytes are present at a trace and ultra trace levels in the environmental sample and it is quite easy to contaminate the sample। मतलब ये है कि कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स भी हैं जिनकी अमाउंट बहुत थोड़ी है और हमें लग रहा है कि ये इफेक्ट नहीं करेंगे या ये तो है ही नहीं, लेकिन वो इन्वायरमेंट से किसी प्रोसेस के थ्रू सैंपल में एड अप हो गए। अगर बॉटल प्रॉपर्ली सील्ड नहीं है, हो सकता है एयर के थ्रू आ गए, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। इवन प्लेसिंग द सैंपल इन अ वेल सील्ड प्लास्टिक बॉटल में इन सम सर्कमस्टांसेस में नॉट बी सेटिस्फैक्टरी। आपने बॉटल को इवन सील कर दिया फिर भी सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं है। कंटेमिनेंट गैसेस हैव बीन नाउन टू परमिएट थ्रू द वॉल्स ऑफ प्लास्टिक वेसल, कि उसमें से कह लें डिफ्यूज कर जाती हैं। However, if the analyst is aware of all the potential problems, he can generally take preventive measures। तो फिर वो सारी प्रिवेंटिव मेजर ले लेगा अगर उसे आइडिया है कि ये वाले इंटरफेयर कर सकते हैं, कोई गैसेस डिसॉल्व हो सकती हैं, कोई एयर में से पोल्यूटेंट जा सकता है, फिर तो मेजर्स ली जा सकती हैं। एग्जाम्पल 2, व्हेन एनालाइजिंग फॉर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर सैंपल। आपको पता है पानी में 4 से 8 ppm ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। अब हम चेक करना चाह रहे हैं, प्रिकॉशन क्या लेनी है। इट इज नेसेसरी टू फिक्स द ऑक्सीजन एट द टाइम ऑफ सैंपलिंग। फिक्स कैसे करनी है, आप प्रॉपर्ली बॉटल को सील करें और उस टाइम जो है वो क्यों सील करनी जरूरी है, क्योंकि अगर उसमें कोई माइक्रोब्स हुए या BOD या COD वैल्यूज की वजह से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन चेंज हो सकती है, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की वजह से या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से। इट्स कंसंट्रेशन विल बी रिड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शंस
एंड एरोबिक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन द सैंपल। रीजन आपको बता दिए कि ये प्रोसेस हैं जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। फॉर मेटल आयन एनालिसिस सैंपल्स आर एसिडिफाइड बिफोर स्टोरेज। उनमें थोड़ा सा एसिड ऐड कर दिया जाता है स्टोरेज से पहले टू प्रिवेंट एड्सॉर्प्शन ऑन टू द वॉल्स ऑफ बॉटल, कि बॉटल्स की वॉल्स पे ये एड्सॉर्ब ना हो जाएं, तो इसलिए हम इनमें पहले एसिड डाल देते हैं स्टोर करने से, ताकि ये बॉटल्स की वॉल पे जो मेटल आयंस है वो एड्सॉर्ब ना हो। रेफ्रिजरेशन, जितने भी सैंपल हैं वंस दे कलेक्टेड द सैंपल्स आर यूजुअली स्टोर्ड इन अ रेफ्रिजरेटर। आमतौर पर हम इनको क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर पे 4 सेंटीग्रेड पे जो है वो स्टोर कर लेते हैं until analysis can be performed. The length of time for which sample can be stored varies depending upon analyte. कौन सा एनालाइट आप एनालाइज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टाइम फैक्टर चेंज होगा। We usually have cooler with ice bags for this purpose. आमतौर पर हम क्या करते हैं, आइस डाल के वाटर कूलर जो होते हैं उनमें रखी होती है ताकि वहाँ पे रिएक्शन स्टॉप कर लें। अक्सर जब हम काइनेटिक स्टडीज करते हैं, कंसंट्रेशन चेक करते हैं विद रेफरेंस टू टाइम, तो तब हम अक्सर रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए टेस्ट ट्यूब को आइस में रख देते हैं ताकि वहीं पे रिएक्शन फ्रीज हो जाए। अदरवाइज टाइम गुजरने से कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो रेफ्रिजरेशन का पर्पज ये है कि आपने जहाँ पे सैंपल लिया है कंसंट्रेशन राउंड अबाउट रफली उतनी ही रहे, रिएक्शन वहीं पे क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर से रिएक्शन रेट वेरी करता है। स्टोरेज ऑफ सैंपल में ज़ाहिर है आपने बॉटल यूज करनी है। बॉटल मटेरियल जो है वो डिफरेंट टाइप का अवेलेबल है। बोरोसिलिकेट क्लास, ये क्या होता है बेटे, ये कंटेन करता है बोरॉन ट्राइऑक्साइड एंड है वेरी लो थर्मल एक्सपेंशन। इन टेम्परेचर के साथ इसमें क्रैक आने के चांसेस नहीं होते। आप जैसे मर्जी इसमें कूलिंग हीटिंग करते रहें, तो ये ज़रा जो है वो सेफ इस सेंस में है कि एनालाइट आपका महफूज रहता है। पायरेक्स क्लास, हाई परसेंटेज सिलिका है एंड रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू एसिड्स है, एक्सेप्ट फ्यू HF आप इसमें नहीं रख सकते, ठीक है। तो जनरली ये एसिड्स को रेजिस्ट करता है। इट इज रेजिस्टेंट टू केमिकल कोरिजन, यानी केमिकल रिएक्शंस को भी प्रिवेंट करने की कोशिश, केमिकल कोरिजन को भी प्रिवेंट करता है। पॉलीप्रोपाइलीन रेडिली अवेलेबल है, इनएक्सपेंसिव है, स्लिपरी सरफेस है, रेजिस्टेंट टू एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर है, ठीक है। हाई फ्लक्चुअल स्ट्रेंथ है ड्यू टू सेमी क्रिस्टलाइन नेचर। ये इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से पॉलीप्रोपाइलीन और कॉस्टली भी नहीं है, ठीक है। देन है पॉलीथीन, अगेन इनहेंस प्रोडक्शन है, हाईली एडेप्टेबल है, लाइट वेट है, इकोनॉमिकल है, ड्यूरेबल है और आप इसको रिसाइकिल भी कर सकते हैं। टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन मोस्ट अनरिएक्टिव मटेरियल है, इन रेजिस्टेंट है एसिड, एल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट और हाई टेम्परेचर पे। लिमिटेशन क्या है कि मोस्ट एक्सपेंसिव है। इट मीन्स जहाँ पे भी आपने सर्वे करना है, जहाँ ज़्यादा सैंपल कलेक्ट करने हैं, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, एक्सपेंसिव टेक्निक है। जहाँ थोड़े सैंपल हैं, 1 2 4 हैं, वहाँ तो आप ये बॉटल्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने सारी बॉटल साथ शो की हुई है। जनरल रिकमेंडेशन क्या है, कहते हैं पायरेक्स क्लास बॉटल्स बी यूज फॉर ऑर्गेनिक्स एनालिसिस। अगर आपने कोई ऑर्गेनिक एनालिसिस करने हैं, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एनालिसिस करने हैं, आपने चेक करना है कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में मौजूद हैं, तो फिर तो आप पायरेक्स क्लास यूज कर लें। प्लास्टिक बॉटल्स, इथाइलिन या प्रोपाइलिन, पॉली इथाइलिन या प्रोपाइलिन बॉटल जो है वो इनऑर्गेनिक एनालिसिस के लिए हैं। जैसे आपने वाटर में मिनरल्स चेक करने हैं, कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन क्या है, मैग्नीशियम की कितनी है, मैंगनीज की कितनी है, क्रोमियम की कितनी है, कॉपर की कितनी है। सोडा ग्लास बॉटल्स आर अनसुटेबल सिंस दे में लीच। इनमें से क्या होता है कि इनमें से मेटल्स लीच कर जाती हैं सोल्यूशन में, तो इस वजह से ये सूटेबल नहीं रहते। नोट क्या बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ऑल बॉटल शुड बी क्लीन बिफोर सैम्पलिंग। क्लीनिंग लाजमी करनी है, वाटर डाल के, डिटर्जेंट डाल के रिंस करें। टू रिमूव एनी ट्रेस ऑफ क्लींजिंग एजेंट, जो आपने डिटर्जेंट डाला है, एंड फिल्ड विद लेबोरेटरी वाटर व्हेन नॉट इन यूज। आपने क्या करना है, इसमें पानी डाल के फिल करके रख देना है। उसका फायदा क्या होगा, इफ एनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द बॉटल विल डिसॉल्व इन द वाटर एंड रिमूव। वो उस पानी में जो आपने डाल के रखा हुआ है, बंद करके बॉटल रखी है, उसमें डिसॉल्व हो जाएगी। जब आपने यूज करनी होगी आप पानी फेंक देंगे तो इम्प्योरिटी भी रिमूव होगी। बिफोर सैम्पलिंग मस्ट नो स्टोरेज कंडीशन। आप सैंपल लेने से पहले आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, मैंने स्टोर कैसे करना है। ये ना हो आप सैंपल ले लें और बाद में आपने वो कंडीशंस जो प्रॉपर रिक्वायर्ड है उन पे स्टोर ना किया हो तो सैंपल ही खराब हो जाए आपका। इसलिए पहले कंडीशंस का आइडिया होना चाहिए।
Recommended storage conditions for some analytes in water samples. All samples should be stored in refrigerator. रिकमेंडेड कंडीशंस क्या हैं? अगर आपने वाटर की अल्कलिनिटी चेक करनी है तो प्लास्टिक बॉटल यूज़ कर सकते हैं, पॉलीथाइलीन की या प्रोपाइलिन की बॉटल आप यूज़ कर लें, कोई प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं है और 2 वीक तक इसका स्टोरेज टाइम है। अगर आपने वाटर में अमोनिया गैस चेक करनी है कि अमोनिया गैस डिजॉल्व है तो कितनी है, प्लास्टिक बॉटल सब ऐसे अगेन सफिशेंट है, लेकिन HNO3 आपने डालना है प्रिजर्वेटिव के तौर पे ताकि अमोनिया उसके अंदर डिजॉल्व फॉर्म में रहे, एवेपोरेट ना हो जाए। पीएच जो है वो इसकी अपनी लेसन 2 कर देनी है, तो 4 वीक तक आप इसके एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। BOD आपने चेक करनी है तो आप अगेन दोनों तरह की ग्लास की बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं या प्लास्टिक बॉटल भी, पॉलीथाइलीन बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं, 2 डेज में आपने ये काम करना है। कैल्शियम के लिए अगेन प्लास्टिक बॉटल है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, 4 वीक्स हैं। COD वैल्यू के लिए आपको प्रिजर्वेटिव H2SO4 डालना पड़ता है, पीएच अगेन <2 और 4 वीक्स में आप इसको कंप्लीट आउट कर सकते हैं। तो ये बेटे डिफरेंट आपके पास मटेरियल्स के लिए जो आपने बॉटल यूज़ करनी है, प्रिजर्वेटिव रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है, कितना मैक्सिमम स्टोरेज टाइम है, ये गिवन है, तो ये ज़रा देख लीजिएगा बेटे। नेक्स्ट आ जाती हैं स्टेजेस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। मैंने दोबारा से एक दिया है, देखिए आपने सैम्पलिंग पढ़ ली, आपने ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज पढ़ ली, अब है सैंपल की ट्रीटमेंट। आप लैब में आ गए, अब आप इसको किस तरह ट्रीट करेंगे ताकि आप एनालिसिस कर सकें। सम टाइम तो ये होता है कि सैंपल को एज इट इज़ आप एनालाइज डायरेक्टली कर सकते हैं। जनरली मसलन वाटर सैंपल है तो आपको वाटर सैंपल एज इट इज़ आप एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह पे कि टाइट्रेशन के थ्रू उसमें कंसंट्रेशन चेक कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन सम टाइम हमें उसको ट्रीट करना पड़ता है बिफोर एनालिसिस। अगर कोई सॉइल सैंपल है, कोई एयर सैंपल है, तो वो हम देखना चाह रहे हैं कि क्या ट्रीटमेंट्स रिक्वायर्ड है। पर्पस क्या है सैंपल ट्रीटमेंट का? ठीक है, टू कन्वर्ट सैंपल एंड एनालाइट इन अ फॉर्म सुटेबल फॉर एनालिसिस। उस फॉर्म में लेके आना जिसमें आप डिटेक्ट कर सकें इंस्ट्रूमेंट से या किसी भी टेक्निक से। वाटर सैंपल के लिए आमतौर पर ट्रीटमेंट मैंने कहा रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन सॉलिड है, कोई एयर एनालिसिस है, तो या एनालाइट बेसिस पे हमें सम टाइम कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड भी हो सकती है, कहीं फिल्ट्रेशन करनी पड़ सकती है, ठीक है, कोई ना कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड हो सकती है। टू एलिमिनेट इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेस हम इसलिए भी कर रहे होते हैं कि अगर हमें एक सब्सटेंस मालूम करना है तो जो एक्स्ट्रा है उनको एलिमिनेट कर दें, ये ना हो कि उनकी वजह से हमारा जो रिस्पॉन्स है वो प्रॉपर ना आए। वो मेथड रिस्पॉन्ड मोर देन वन एनालाइट सो मोर इंटरफेरेंस, यानी आप एक एनालाइट डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, वो सबको ही रिस्पॉन्ड कर रहा है या 2-3 सल्यूट्स को या एनालाइट्स को उसके अंदर जो मौजूद है रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो फिर रिजल्ट एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो कंसंट्रेट सैंपल, देखिए आपके पास सैंपल, फर्ज करें आपने जो है वो सैंपल लिया, उसमें सल्यूट थोड़ा है, तो आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि इम्प्योरिटीज ज़्यादा थी, आप जो पर्टिकुलर एनालाइट जिसको एनालाइज करना चाह रहे हैं उसकी अमाउंट कम है, आप क्या करेंगे, चाहे आप एवेपोरेशन करें ताकि वाटर कम हो जाए, चाहे आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करें ताकि आपका सल्यूट आ जाए, कोई ऐसी टेक्निक लगानी है कि सल्यूट की अमाउंट इतनी हो जाए कि वो डिटेक्ट तो हो सके। डिटेक्टेबल रेंज में लाने के लिए, उसकी अमाउंट इंक्रीज करने के लिए आप सॉल्वेंट डिक्रीज कर देते हैं या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या कोई और टेक्निक यूज करके समहाउ और दी अदर आपने सैंपल या एनालाइट की अमाउंट को क्या करना है, बढ़ाना है। सैंपल ट्रीटमेंट मेथड्स, ऑल्दो सम सैंपल्स में बी एनालाइज्ड डायरेक्टली, मैंने जैसे कहा वाटर सैंपल्स नॉर्मली डायरेक्टली एनालाइज हो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द सैंपल्स हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनालिसिस। A variety of sample treatment methods are used depending upon type of sample. सैंपल की नेचर क्या है? गैशियस सैंपल को अगर आपने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के जरिए एनालाइज करना है तो गैस तो नहीं हो सकती, इट मीन्स गैस को पहले सोल्यूशन फॉर्म में लाना पड़ेगा, या सॉलिड को करना है तो इवन सॉलिड को भी क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन फॉर्म में लाना पड़ेगा। द एनालाइट टू बी डिटरमिन्ड, ठीक है। सेकेंडली आप किस तरह का एनालाइट है जिसको डिटरमिन करना चाह रहे हैं। थर्डली द काइंड ऑफ एनालिटिकल मेथड टू बी यूज्ड, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्ट हैं कि एनालाइट टू बी डिटरमिन्ड और मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, ये इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर है। कौन सा एनालाइट है, कितनी कंसंट्रेशन, उसको किस मेथड के जरिए है। मसलन अगर कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूज करना चाह रहे हैं, तो एनालाइट की जो डिटरमिन करना है वो कौन सा है, मैटर करेगा।
देन उसके अकॉर्डिंग टेक्निक कौन सी होगी ये मैटर करती है ट्रीटमेंट के लिए। टिपिकल सैंपल ट्रीटमेंट मेथड इंक्लूड डाइसोल्यूशन या डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? सॉलिड सैंपल हैज टू बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन बिफोर इट कैन बी एनालाइज्ड। उसका आप सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, फिर आप उसकी एनालिसिस करते हैं बाय मोस्ट एनालिटिकल मेथड्स। वेरियस मेथड्स फॉर डीकम्पोजिंग एंड डिसॉल्विंग सॉलिड सैंपल्स आर अवेलेबल। एसिड डाइजेशन ये आमतौर पर जब हमने मिनरल कंटेंट्स निकालने होते हैं किसी भी प्लांट मटेरियल के या जो है वो किसी भी जो है वो सॉइल के, तो आप उसकी डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन कैसे करते हैं? आप प्लांट मटेरियल लेते हैं, उसमें एसिड डालते हैं, एसिड डाल के हॉट प्लेट पे आप उसे हीट करते हैं। जब आप हीट करते हैं तो कुछ टाइम बाद एनालिसिस वो जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब उस जो आपका सैंपल है वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। देन आप वाटर डाल के थोड़ा उसको डाइल्यूट करते हैं और एटॉमिक एग्जॉशन या फ्लेम फोटोमीटर पे आप डिफरेंट मेटल आयंस की कंसंट्रेशन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जो भी मेटल आप उसमें चेक करना चाह रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन मेजर कर लेते हैं। सेकेंड है रिफ्लक्सिंग। पर्टिकुलर सॉल्वेंट सेलेक्टेड एंड सैंपल इज एडेड अंडर रिफ्लक्स। ठीक है, एक खास सॉल्वेंट लेते हैं, उसमें से सैंपल डालते हैं और फिर क्या करते हैं? रिफ्लेक्स करते हैं, यानी हीटेड करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी आपका पर्पस होता है एक स्पेसिफिक अमाउंट में उसको हीट देना। ठीक है, प्रोवाइड स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट आपका जो है वो पर्पस है। रिक्वायर्ड एनालाइट इज चेंज इन सोल्यूशन फॉर्म, इसमें भी सोल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा। या फिर आप अल्ट्रासोनिक या माइक्रोवेव डाइजेशन, ये लेटेस्ट टेक्निक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स या माइक्रोवेव्स के जरिए आप डाइजेशन भी करवा सकते हैं। पर्पस वही है कि एनालाइट सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाए। फिर आप क्या कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन करते हैं। एक्वस सैंपल्स आर यूजुअली फिल्टर्ड के जो कोई इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड हैं, वो रिमूव हो जाए। एग्जाम्पल, डिटर्मिनिंग सॉल्युबल कंपोनेंट्स, इट इज कस्टमरी टू फिल्टर आउट द सस्पेंडेड पार्टिकल्स। आपने सॉल्युबल कंपोनेंट ढूंढने हैं तो फिर आपको जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको फिल्टर करना जरूरी है। मतलब आपने प्लांट मटेरियल में ही या सॉइल में ही आपने मिनरल्स चेक करने हैं, तो जो डिसॉल्व्ड है वो तो ठीक है, जो अनडिसॉल्व्ड फॉर्म में उनको रिमूव करना जरूरी हो जाएगा, एज दीज में इंटरफेयर द एनालिसिस। देन आ जाती है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ऑर्गेनिक एनालाइट्स आर यूजुअली एक्सट्रैक्टेड इनटू सॉल्वेंट इनटू एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आपको पता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं। ये टेक्निक आपको पता है, आपने एफएससी में पढ़ी हुई है, पर्टिकुलरली सूटेबल होती है जब आपका सॉल्यूट वोलेटाइल या थर्मली अनस्टेबल हो, यानी आप जिसे हीट ना कर सके। फिर आप क्या करते हैं? आप एक्वस मसलन सॉल्यूशन है तो आप उसमें क्या करते हैं? एक और सॉल्वेंट डालते हैं। जो न्यूली एडेड सॉल्वेंट होता है वो इमिसिबल होता है ऑलरेडी प्रेजेंट सॉल्वेंट के साथ, इमिसिबल विद ऑलरेडी प्रेजेंट सॉल्वेंट, और सॉल्यूट जो है वो मोर सॉल्युबल होता है न्यूली एडेड सॉल्वेंट में। ये दो कंडीशंस होती हैं। उससे क्या होगा कि जो सॉल्यूट जिसकी पानी में कंसंट्रेशन कम थी, जब आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला तो सॉल्यूट ने वाटर को छोड़ा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चला गया। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला ही आपने थोड़ा, फर्ज करें 500 सैंपल में 500 ml आपके पास सैंपल था, उसमें ऑर्गेनिक जो आपका कंपोनेंट डिसॉल्व हुआ था वो थोड़ा था, 2 ग्राम था या 2 मिलीग्राम था, तो डिटरमिन करना मुश्किल था। आपने जब ऑर्गेनिक उसमें सॉल्वेंट डाला, वो आपने डाला 100 ml, ठीक है, उसमें ऑर्गेनिक सॉल्यूट चला गया, तो 500 ml सैंपल और 100 ml जो है कौन सा जो है आपका अब सैंपल ज्यादा कंसंट्रेटेड है? तो 100 वाला, क्योंकि सॉल्वेंट 100 ml है, सॉल्यूट वही है 2 मिलीग्राम ही, ठीक है। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है वो बेसिकली कंसंट्रेट द सैंपल के लिए हम यूज करते हैं। एज प्रीवियसली सेम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ एक्वस सॉल्वेंट। पहले पानी से आता था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सेम थी, अब हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट थोड़ा डाल के उसमें उसी सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, तो लेसर सॉल्वेंट में अब सॉल्यूट क्या हो जाएगा? उसकी अमाउंट हम कह लें परसेंटेज बढ़ गई, वो कंसंट्रेट हो गया। अदर ट्रीटमेंट मेथड क्या है कि हम अदर ट्रीटमेंट मेथड में मसलन ड्राइंग कर लेते हैं जी, सैंपल आपका जो था वो उसमें मॉइस्चर वगैरह होता है, ड्राई कर लेते हैं। सीविंग क्या है कि एक सेम साइज के पार्टिकल जो है उनको अलग करना है, मतलब जैसे ये आटा वगैरह वो छानते हैं ना, सीव है वो बेसिकली,
उसमें एक पर्टिकुलर साइज से बड़े पार्टिकल्स जो है वो नहीं सीप में से गुजरते, तो एक पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल्स को अलग करना, इग्निशन जला देते हैं आप उनको समटाइम, या बॉयल कर देते हैं, या फिर क्या होता है बाज़ औक़ात आप अपने सल्यूट को प्रेसिपिटेट आउट करवा लेते हैं, या किसी ऐसे रीजन से ट्रीट करवाते हैं जो क्या करता है कम्प्लेक्सेशन कर लेता है, कम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, या उसकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन मेथड्स इन डिटेल हम आगे पढ़ेंगे भी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिलेक्शन ऑफ मेथड फॉर एनालिसिस, यानी हमने सैम्पलिंग भी पढ़ ली, ट्रांसपोर्ट स्टोरेज भी पढ़ ली, ट्रीटमेंट भी पढ़ ली। अब हम एनालिसिस की तरफ मूव करने जा रहे हैं कि एनालिसिस किस तरह करेंगे। सिलेक्शन ऑफ मेथड क्राइटेरिया, कि हमने कौन सा मेथड एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, डिपेंड अपॉन एनालाइट इन सैंपल। सॉलिड है तो सॉलिड में कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, लिक्विड में कम हो जाती है, गैस में और कम हो जाती है। रीजेंट यूज्ड, कौन सा रीजेंट आप यूज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन प्रेजेंट, कितनी कंसंट्रेशन में वो प्रेजेंट है, गिव आइडिया ऑफ एक्सपेक्टेड कंसंट्रेशन, उससे हमें आइडिया होता है कि सल्यूट कितनी अमाउंट में। तो पहला हमारा पॉइंट है कि एक्सपेक्टेड कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट सैंपल में कितनी का होगी, तो वो इन चीजों पे डिपेंड करिए कि सैंपल की नेचर क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस है, कौन से रीजेंट्स आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, नंबर ऑफ सैंपल्स टू बी एनालाइज, कितने सैंपल्स हैं, एक हैं, दो हैं या ज्यादा हैं। नंबर ऑफ सैंपल्स इफ डन बाय वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, क्लासिकल मेथड या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मॉडर्न मेथड। तो देखिए अगर तो सैंपल थोड़े हैं तो आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर लेते हैं क्योंकि उस पर टाइम लगता है, लेकिन अगर सैंपल बहुत ज्यादा हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप मॉडर्न कोई टेक्निक यूज करेंगे जिसमें ऑटो सैंपलर लगा होगा। वो ऑटो सैंपलर क्या करेगा, वो जल्दी एनालाइज कर देगा, आपको 10-15 मिनट में 60-70 सैंपल के एनालिसिस करके दे देगा, या 1 घंटे में कर देगा। और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एक टाइट्रेशन पे आपके 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। थर्ड है टाइम दैट कैन बी डिवोटेड टू द एनालिसिस, कितना टाइम है आपके पास। अगर आपके पास खुला टाइम है फिर तो आप जाहिर है ट्राई करेंगे कि कोई मसला नहीं, वॉल्यूमेट्रिक ही कर लेते हैं। अगर टाइम कम है तो फिर आप क्या करेंगे, मॉडर्न मेथड ही यूज करेंगे, ऑटो सैंपलर वगैरह ही यूज करेंगे। कॉस्ट ऑफ एनालिसिस, मनी मेक्स द मेयर गो, पैसे बड़े इंपॉर्टेंट है। आपका कंज्यूमर आपको कितने पैसे दे रहा है एनालिसिस के लिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो अगर तो आपके पास कॉस्ट इशू नहीं है तो फिर तो आप मॉडर्न टेक्निक्स यूज करेंगे क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स भी देती हैं, टाइम भी कम लगता है। लेकिन अगर पैसों का इशू है तो फिर हम क्या करेंगे कि क्लासिकल मेथड्स को प्रेफर कर देंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ एनालिसिस, जनरली क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल दो मेथड्स हैं। क्लासिकल में वही टाइट्रोमेट्रिक या ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आ जाते हैं। इंस्ट्रूमेंटल में हमको इंस्ट्रूमेंट यूज कर जाते हैं जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्रोमेटोग्राफी है, या इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक्स है। डिटेल इनको आगे पढ़ेंगे भी हम। सेकेंड क्लासिफिकेशन है रिस्पॉन्स बेस। रिस्पॉन्स बेस मतलब स्पेसिफिक ने क्या करना है, किसी एक ही एनालाइट को करना है उस सल्यूट में से। मसलन जब आप एटॉमिक एब्जॉर्प्शन यूज करते हैं तो वो एट अ टाइम मेटल हम सेलेक्ट करते हैं उसमें। सपोज मैग्नीज के कर रहा है तो बाकी मेटल्स बेशक मौजूद हों, क्योंकि लैंप आपने मैग्नीज का लगाया होता है तो वो सिर्फ मैग्नीज को ही रिस्पॉन्स कर रहा होता है। इस वजह से यानी बाकी मेटल्स उसमें फिर इंटरफेयर नहीं कर रही, ठीक है। सिलेक्टिव, रिस्पॉन्ड टू सर्टेन क्लास ऑफ एनालाइट्स, एक पूरी फैमिली को जो है वो कर रहा है। तो स्पेसिफिक मेथड जो है वो तो हो गया यूज्ड इफ इंटरफेयरिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे, तो फिर हम प्रेफर करते हैं कि स्पेसिफिक मेथड यूज कर लें ताकि इंटरफेरेंसेस ना आए। सिलेक्टिव जो है रिस्पॉन्ड टू सर्टेन क्लास ऑफ एनालाइट्स, एक क्लास को करता है, जैसे ऑयल्स एंड ग्रीस है, ये टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं फॉर अ फैमिली, तो इसमें इंटरफेरेंस पॉसिबल होता है, इसलिए ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा। यूनिवर्सल होता है जो सबको ही रिस्पॉन्स कर देता है, ऑल टाइप ऑफ एनालाइट्स को रिस्पॉन्ड कर देता है। जैसे आपने टोटल डिजॉल्व या टोटल सॉलिड्स मेजर करने हैं तो उसमें सस्पेंडेड, डिजॉल्व, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सारे सॉलिड्स आ जाएंगे, तो सबको ही रिस्पॉन्ड कर देगा। एग्जाम्पल्स ऑफ मेथड्स ऑफ एनालिसिस, टाइट्रोमेट्रिक या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। आपको पता है ब्यूरेट में आप बेस लेते हैं, फ्लास्क या एसिड ले लेते हैं, फ्लास्क में बेस और इंडिकेटर डाल देते हैं। सिंपल मेथड है, रैपिड है, इनएक्सपेंसिव है, एक्यूरेट भी है, और इसमें रूटीन वाला आपको लेबोरेटरी ग्लासवेयर चाहिए होता है जो हर लेबोरेटरी में मौजूद है। यूजफुल फॉर डिटरमिनिंग एनालाइट कंसंट्रेशन एट लेवल ग्रेटर देन 1 मिलीग्राम पर लीटर, यानी एनालाइट की कंसंट्रेशन पे अब लिमिटेशन आ गई कि 1 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा होगा तो फिर ये मेथड यूज हो जाएगा। लिमिटेड फॉर ट्रेस कंपोनेंट एनालिसिस, जिनकी अमाउंट बहुत थोड़ी है उनके लिए फिर आप टाइट्रेशन मेथड यूज नहीं कर सकते। आपने इंडिकेटर डाला होता है, कलर चेंज से आपको आइडिया हो जाता है, देन आप
वो M1 V1 N1 M2 V2 N2 लगा के तो मोलैरिटीज वगैरह फाइंड आउट कर लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मेथड फॉर एनालिसिस में सेकंड है ग्रेविमेट्रिक, इनएक्सपेंसिव है, एक्यूरेट है, रिक्वायर्स द मिनिमम ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट, अगेन इसमें भी थोड़ा इक्विपमेंट चाहिए, बट टीडीएस एंड स्लो प्रोसेस है, क्योंकि आपने इसमें क्या करना होता है, प्रेसिपिटेट करके देन उसको इग्नाइट करके उसका वे आउट करना होता है कि कितना वजन है, तो इसलिए थोड़ा सा ये टीडीएस हो जाता है, टाइम टेक, स्लो प्रोसेस है। तो समरी है लास्ट पे जो मेथड्स हम यूज कर रहे हैं जी, टाइट्रोमेट्रिक, एडिशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टू सैंपल अनटिल रिएक्शन इज कंप्लीट। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो होता है जिसकी मोलैरिटी आपको पता होती है, उसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और चेंज इन कलर क्या होता है, इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाता है, इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड बेस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे वो बेरियम की हम प्रेसिपिटेशन पढ़ते हैं, बेरियम आयंस की एस्टिमेशन हम करते हैं, वो है। कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इसमें आ जाती हैं, ठीक है। जैसे ये ईडीटीए की टाइट्रेशन होती है, वाटर में जो है वो वाटर की आप जब चेक करते हैं, वाटर की एनालिसिस करते हैं तो उसमें ईडीटीए टाइट्रेशंस करते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जैसे आइडोमेट्रिक टाइट्रेशंस आपकी आ जाती हैं। ग्रेविमेट्री में क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन ऑफ एनालाइट आउट ऑफ सोल्यूशन एंड वेइंग द प्रोडक्ट, कि आप एनालाइट जो आपका है उसको पहले प्रेसिपिटेट करते हैं, देन उसको क्या करते हैं, उसकी वे आउट करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मैटर या सैंपल होता है। 4 टेक्निक से हम इनमें से कोई भी टेक्निक जो सूटेबल होगी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो यूज कर लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी क्या आती है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट इन मिक्सचर एज दे मूव डाउन अ कॉलम। बेसिकली क्या है, सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट होता है स्टेशनरी और मोबाइल फेज में। ये गैस क्रोमेटोग्राफी है, आयन क्रोमेटोग्राफी है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC, लेकिन इनको हम कपल करते हैं साथ में किसी डिटेक्टर के साथ, जैसे GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी मैस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, क्योंकि इसने सेपरेट करना है, देन अमाउंट्स वगैरह आपको जो है वो आगे जिसमें या GCFID होता है, ठीक है, इसमें फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर है। दो मतलब ये है कि आगे आपको डिटेक्टर लगाना पड़ता है, मैस स्पेक्ट्रोमीटर आमतौर पर अटैच किए जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, उन पे बेस करता है। आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, वोल्टामेट्री वगैरह इसमें आ जाती हैं। तो ये वो ओवरऑल समरी है, जो हम टेक्निक्स यूज करेंगे उनके रेफरेंस से। इनको आपने इनमें से ये कुछ टेक्निक्स एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ ली होंगी। इस तरह हम सैंपल को लेके चल रहे हैं बेटे, और जब ये स्टेजेस कवर होंगी देन इसके बाद हम एक सैंपल ले लेंगे, जैसे डस्ट एनालिसिस है या सॉइल एनालिसिस है, उनको फिर परफॉर्म करते जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।